In this video, we are going to see chapter 70 of the Guyton, that is digestion and absorption of the carbohydrates. तो पहले देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. तो सबसे पहले यू शुड नो कि डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो कि गाइटन में दिया हुआ है 5 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप इज़ मिक्सिंग एंड लुब्रिकेटिंग द फूड विथ सिक्रेशन ऑफ जीआई. अब जैसे ही तुमने खाना खाया, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो वो जैसे स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक, डिओडेनम, पेनक्रियास, उसके सारे सिक्रेशन के साथ पहले वो मिक्स होगा. फर्स्ट स्टेप इज़ मिक्सिंग. देन क्या होगा, एंजाइमेटिक सिक्रेशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड एंड सेल्स लाइनिंग द जीआई ट्रैक्ट्स ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. अभी जो हमने खाना खाया है वो पहले मिक्स होगा जीआई सिक्रेशन के साथ. देन जीआई ट्रैक्ट्स या फिर जो भी अपना सेल्स है जीआई के, उसमें से जो भी एंजाइम्स निकलेंगे वो ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक करने के बाद ही तो इजीली एब्जॉर्प्शन हो पाएगा ना. बड़े बड़े लार्ज पॉलीसेकेराइड्स नहीं हो पाए, तो उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, जैसे कि मोनोमर्स में, डाइमर्स में, ओलिगोमर्स में. तो अभी ये याद रखना इम्पॉर्टेंट स्टेप कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक्ट करते हैं. मतलब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कैसे तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस के थ्रू. नाउ मोस्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंजाइम्स आर सिक्रेटेड एज इनएक्टिव प्रिकॉर्सर्स विच आर देन एक्टिवेटेड इन द जीआई ट्रैक्ट्स. जो भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो पहले तो इनएक्टिव होते हैं, बाद में वो जीआई ट्रैक्ट में एक्टिवेट हो जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ डाइजेशन का, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ, लुब्रिकेशन ऑफ फूड हुआ विद जीआई सिक्रेशन. सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि जो भी अपना सेल्स है और जीआई से जो भी एंजाइम्स निकले हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक मोनोमर्स, डाइमर्स, ओलिगोमर्स में तोड़ देंगे. ये कैसे करते हैं, थ्रू दी हाइड्रोलिसिस. देन थर्ड स्टेप इज सिक्रेशन ऑफ एसिड और बाइकार्बोनेट फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट एंड एंश्योर्स ऑप्टिमल पीएच फॉर डाइजेशन. अभी डाइजेशन के लिए पीएच भी बहुत मैटर करता है. तो वो पीएच को प्रॉपर करने का काम कौन करता है, जीआई ट्रैक्ट से जो भी एसिड और बाइकार्बोनेट सिक्रेट होते हैं वो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं. देन द फोर्थ पॉइंट इज़ इन केस ऑफ फैट्स सिक्रीशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट सच एज बाइल एसिड हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग डाइटरी फैट देयर बाय प्रमोटिंग फैट. अभी फैट डाइजेशन के लिए फैट्स को जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए बाइल एसिड हेल्प करता है. फैट ऐसे नहीं अब्जॉर्ब हो पाते क्योंकि दे आर वाटर इनसॉल्युबल, तो इनको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने के लिए बाइल एसिड हेल्प करता है. इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलते हैं. तो फैट होगा तो बाइल एसिड की ज़रूरत पड़ेगी. फोर्थ पॉइंट, फाइनल डाइजेशन ऑफ मोस्ट ओलिगोमर्स एंड डाइमर्स अकर एट द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जहाँ से फाइनली मोनोमर्स बनेंगे और वो एब्जॉर्ब होंगे. तो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था, मिक्सिंग होगा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड जीआई सिक्रेशन के साथ. सेकेंड स्टेप एंजाइम्स निकलेंगे, वो एंजाइम्स इस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे. पीएच भी मेंटेन करना ज़रूरी है, जो कि जीआई ट्रैक्ट से जो भी एसिड और बाइकार्बोनेट निकलते हैं वो पीएच मेंटेन करते हैं फॉर द डाइजेशन. अगर फैट हुआ तो बाइल एसिड चाहिए एमल्सिफिकेशन के लिए, ताकि फैट स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट के इजीली डाइजेस्ट हो पाए. फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. मोनोमर्स, फाइनली वो मोनोमर्स बन के एब्जॉर्ब होते हैं. अभी स्पेशली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है. तो पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो जो भी अपना पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड है वो बनता कैसे है, वो कंडेंसेशन से बनता है. तो कंडेंसेशन मतलब क्या होता है कि अपना सपोज ये अपना पॉलीसेकेराइड है, ये दोनों कंबाइन होते हैं एंड यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है. तो जो वाटर रिमूव हो रहा है ये, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. अभी डाइजेशन के टाइम में इसका उल्टा होता है. डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, ये जो वाटर है डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में, ये जो भी अपना पॉलीसेकेराइड है उनको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा और एक जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप. तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर जो है वो ये पॉलीसेकेराइड को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा.
अभी सोर्स क्या है, हम जो खाना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में लेते हैं, तो इट कैन बी सुक्रोज, लैक्टोज और स्टार्च, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज इज़ अ डाइसेकेराइड, लैक्टोज इज़ ऑल्सो अ डाइसेकेराइड एंड स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड। तो इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। देन अदर्स क्या क्या हो सकते हैं, अमाइलोज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पैक्टिन एंड एक्सट्रीन। सेलुलोज जो है इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट इट इज़ नॉट अ फूड सोर्स बिकॉज वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता किसी भी एंजाइम से, इसलिए इसको हम नहीं इंक्लूड करते सोर्स। तो ये था सोर्स। आपने सुक्रोज लिया, लैक्टोज लिया, स्टार्च लिया, फिर इसमें से कुछ भी लिया, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो, माउथ में, देन स्टमक में, फिर डिओडेनम में, पेनक्रियास में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फाइनली एक्सक्रिएट हो जाएगा या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन पहला है माउथ एंड स्टमक। तो जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया वो पहले जाएगा माउथ में। आफ्टर च्यूइंग फूड इज़ मिक्स विद सलाइवा। अभी आपने जो भी खाया पहले वो आप क्या होगा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। अब सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हमने देखा था सलाइवरी ग्लैंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम थे। 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम है, एक म्यूसिन था और एक अमाइलेज। तो ये अमाइलेज टाइलिन, इसको अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, पैरोटिड ग्लैंड से। अब ये जो एंजाइम है उसका क्या फंक्शन है, ये जो भी स्टार्च है उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा मैलिटोस और स्मॉल पॉलीमर्स। इसमें से जो भी आपने खाया है, जो भी आपने सोर्स लिया है कार्बोहाइड्रेट का, अल्फा अमाइलेज उसको स्मॉल पॉलीमर्स में तोड़ देगा। हमारा एम ही यही है ना कि लार्ज जो पॉलीसेकेराइड वगैरह उनको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दो ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये अल्फा अमाइलेज ने स्टार्च को मेल्टोस एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स में तोड़ दिया। लेकिन ये फूड जो है वो मुंह में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता ना, च्यू करने के बाद वो स्टमक में चला जाता है, डिओडेनम में चला, ईसोफेगस में, फिर स्टमक में चले जाते हैं। तो इसके लिए ये सिर्फ 5% तक ही कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। फिर इसके बाद ये चला जाएगा स्टमक में। स्टमक में भी ये डाइजेशन कंटिन्यू होगा कि स्टार्च जो है वो मेल्टोस में कन्वर्ट होते रहेगा अल्फा अमाइलेज के प्रेजेंस में। 30-40% तक यहाँ पे पूरा जो स्टार्च है वो मेल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन कंटिन्यू इन स्टमक एज लॉन्ग एज 1 आवर बिफोर द फूड गेट मिक्स विद स्टमक सिक्रेट। अभी फूड माउथ से स्टमक में चला गया, अब स्टमक से कुछ सिक्रीशंस निकलेंगे, तो उसके पहले तक वो डाइजेस्ट होता रहता है और इतना 1 घंटे में वो 30-40% जो स्टार्च है वो मेल्टोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो जो फूड है अपना ये जो स्टार्च है वो जीआई सिक्रीशन के साथ मिक्स हो गया, वैसे ही अल्फा अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीआई से कुछ सिक्रीशन निकलेगा, अभी उसमें कुछ एसिड भी होंगे, तो क्या होगा, पीएच चेंज हो जाएगा। अभी ये जो अल्फा अमाइलेज है उसका कुछ पर्टिकुलर पीएच के वो पीएच पे ही काम करेगा। अब जैसे पीएच चेंज हो गया वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये 4 पीएच अगर 4 के ऊपर हो तो भी वो काम करता है, उसके नीचे हो गया तो नहीं काम करेगा, तो ये इनएक्टिव हो जाता है। पहले क्या हुआ, माउथ में हम लोग ने स्टार्च खाया, स्टार्च को च्यू किया, वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। सलाइवा से कुछ एंजाइम्स निकले जैसे कि अल्फा अमाइलेज, उसने स्टार्च को स्मॉल पॉलीमर्स में तोड़ दिया। फूड जो है माउथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो इसके लिए क्या होगा, कुछ 5% तक ही स्टार्च टूट पाएगा। देन उसके बाद डाइजेशन स्टमक में भी कंटिन्यू होता है जब तक जीआई सिक्रीशन से मिक्स ना हो जाए। जैसे जीआई सिक्रीशन से मिक्स हो जाएगा वैसे ही उसका पीएच चेंज हो जाएगा, तो अपना अल्फा अमाइलेज इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये हो गया माउथ एंड स्टमक। देन अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास होता है, डिओडेनम होता है। तो फर्स्ट जो है पेनक्रियास से क्या निकलेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवा से कुछ एंजाइम निकल रहे थे, पेनक्रियास से भी कुछ एंजाइम निकल रहे, तो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये सिमिलर टू अल्फा अमाइलेज यानी टाइलिन की तरह सिमिलर काम करता है, मतलब ये भी स्टार्च को तोड़ेगा मेल्टोस में और स्मॉल पॉलीमर्स में। लेकिन ये ज़्यादा पोटेंट होता है, इतना ज़्यादा पोटेंट होता है कि ये सारे अभी 30-40% इतने हो गए, बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देगा मेल्टोस एंड स्मॉल पॉलीमर्स बिफोर पासिंग बियॉन्ड द डिओडेनम में जाने से पहले। मतलब जो स्टार्च है वो स्मॉल मोनोमर्स में टूट चुके हैं, स्मॉल पॉलीमर्स में टूट चुके हैं। फिर देन ये होने के बाद अब जाएगा अपना जो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में
जो विलाय है उसको लाइन करता है एंटेरोसाइट, उसमें से 4 एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। ये आपको याद रखना है। अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं, एंड फोल्ड्स के ऊपर विलाय होते हैं, विलाय के ऊपर एंटेरोसाइट्स होते हैं। तो ये एंटेरोसाइट 4 एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। क्या क्या? लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज, सुक्रेज, मेल्टेज, अल्फा डेक्सट्रिनेज। ये सारे एंजाइम लैक्टेज, सुक्रेज, मेल्टेज, डेक्सट्रिनेज क्या करते हैं, जो भी डाइसैकेराइड है वो उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट। अभी स्टार्च जो था, स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड था, उसके बाद हम लोग ने मेल्टोज में और स्मॉल पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया, मतलब डाइसैकेराइड। अब ये जो बचे हुए डाइसैकेराइड है इनको मोनोसैकेराइड में कौन कन्वर्ट करा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकले हुए एंजाइम। अभी इनका अलग अलग काम होगा। लैक्टेज काम करेगा लैक्टोज पे, सुक्रेज काम करेगा सुक्रोज पे, मेल्टेज काम करेगा मेल्टोज पे, और अल्फा डेक्सट्रिनेज डेक्सट्रीन पे काम करेगा। तो ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस या लैक्टोज में। ये बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो ईजी होगा। अपना जो भी डाइसैकेराइड जैसे कि लैक्टोज है उस पर लैक्टेज काम करके उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट, सुक्रोज पे सुक्रेज काम करके उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट, और मेल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करें। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो सारे डाइसैकेराइड है वो कन्वर्ट हो गए मोनोसैकेराइड में। डेक्सट्रीन पे अल्फा डेक्सट्रिनेज काम करके उसको मेल्टोज प्लस मेल्टोरियोस में कन्वर्ट कर दे। ये सारे मोनोसैकेराइड्स है। ये सारे मोनोसैकेराइड्स जो है अब ये यहाँ से चले जाएंगे पोर्टल वेन में एंड देन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज सारे मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल है, तभी तो हम मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये था अपना पूरा डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कैसे क्या हुआ? पहले क्या हुआ, अपना जो उसका सोर्स क्या क्या होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, ये सब भी होते हैं, और सेलुलोज भी होता है, बट ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता इसलिए इसको नहीं कंसिडर कर। पहले अपने फूड खाया, वो माउथ में गया, माउथ में से पैरोटिड ग्लैंड से अल्फ़ा माइलेज निकला, अल्फ़ा माइलेज ने स्टार्च को स्मॉल पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये 5% तक ही हो पाता क्योंकि फूड ज़्यादा टाइम तक माउथ में नहीं रहता। फिर वहाँ से वो जाएगा स्टमक में, जब तक स्टमक से जीआई सिक्रेशन नहीं निकलते तब तक ये स्टार्च जो है वो मेल्टोस में कन्वर्ट होता रहेगा। 30 to 40% तक हो जाता है। उसके बाद जीआई सिक्रेशन निकलने के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि इसका पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। फिर यहाँ से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहला जो है पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक अमाइलेज निकलेगा। सिमिलर वर्क रहता है इसका, बट ये ज़्यादा पोटेंट होता है तो सारे स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड्स। वो अपना इंटेस्टाइन का जो भी लाइनिंग है उसमें से 4 एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लैक्टेज, सुक्रेज, मेल्टेज और अल्फा डेक्सट्रिनेज। ये सारे जो है वो सारे डाइसैकेराइड को कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसैकेराइड। तो ये सारे मोनोसैकेराइड जाते हैं पोर्टल एंड देन पोर्टल वेन से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये था डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अभी आपका गाइडेंस का जो टॉपिक है कि एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या एनाटॉमी है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो पाता है। हमने डाइजेशन देख लिया, अभी एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि कैसे होता है। ये बेसिक है। इसके बाद हम एक एक आयन का और एक एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का देखेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन। तो पहला क्या है कि कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर डे एब्जॉर्ब होना चाहिए अपने बॉडी में। वो क्या है, कितना आपने फ्लूइड लिया प्लस कितना जीआई सिक्रेशन, इतना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर डे अपना एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो अपना इंजेस्टेड फ्लूइड पर डे होता है 1.5 लीटर और जीआई के सिक्रेशन होता है 7 लीटर। तो लगभग 8.5 फ्लूइड पर डे एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ था तो मैंने बोल दिया। अभी ये आपको याद रखना है कि स्टमक इज़ पुअर एब्जॉर्प्टिव एरिया। स्टमक सबसे पुअर एब्जॉर्प्शन करता है पूरे जीआई ट्रैक्ट में। ये रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? बिकॉज इसके पास कोई वेलस नहीं होता, क्योंकि विलाय जो है वो सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके साथ साथ इसके पास टाइट जंक्शन है। अब टाइट जंक्शन है तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? टाइट जंक्शन नहीं अलाउ करता ना मॉलिक्यूल्स को पास करना। सो ओनली अल्कोहल या फिर थोड़े बहुत ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन एब्जॉर्ब हो सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये याद रखना है आपको। भी आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे तो भाई होगा ही एब्जॉर्प्शन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। तो क्या क्या होता है? पहले तो यहाँ पे जो फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस फोल्ड्स को बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग। फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग बोलते हैं। अभी फोल्ड्स जो है ये फोल्ड्स की वजह से 3 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ेगा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये फोल्ड जो है इसको बोलती है, फोल्ड्स को बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग। इसकी वजह से 3 फोल्ड अपना सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
देन इसके ऊपर छोटे छोटे विलाय होते हैं, ये विलाय की वजह से 10 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब ईच विलाय के ऊपर क्या होगा, माइक्रो विलाय, ईच विलाय के ऊपर ब्रश वाटर माइक्रो विलाय होता है। ये माइक्रो विलाय की वजह से 20 टाइम्स अपना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इन सबको मिला के 1000 टाइम्स सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की होता है, बिकॉज 3 रीजन्स है। पहला तो इन पर फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्ड्स की वजह से 3 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देन यहाँ पे विलाय होते हैं, विलाय की वजह से 10 टाइम्स बढ़ जाता है। विलाय के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाय होते हैं जिसकी वजह से 20 टाइम बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ये सारे स्ट्रक्चर होने की वजह से, ये सारे एनाटॉमिकल की वजह से 1000 टाइम्स सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये सब स्टमक में नहीं था, तो स्टमक में इसके लिए एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बहुत ही वीक था वहाँ पे। तो अभी यही मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग होते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया 3 फोल्ड बढ़ जाता है। फिर उसके ऊपर स्मॉल विला होते हैं जिसकी वजह से 10 फोल्ड बढ़ जाते हैं। अभी ईच विलस के ऊपर माइक्रोविला होता है जिसकी वजह से 20 फोल्ड सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से 1000 टाइम सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। अभी एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास डेली 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, 100 ग्राम फैट्स आते हैं, अमाइनो एसिड 50 to 100 ग्राम आते हैं और 7 to 8 लीटर वाटर आते हैं। तो डेली इतना आता है, लेकिन ये 500 ग्राम तक फैट, 500 to 700 ग्राम तक प्रोटीन और 20 लीटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकते। तो ये सब तो क्या ही है, ये सब तो डेली आता है, बट इतना ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी बता रही कि कितना ज़्यादा कैपेसिटी है इसका एब्जॉर्प्शन का। तो हमने एनाटॉमिकल बेसिस देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कैसे कहाँ होता है। हमने देखा कि स्टमक में अच्छे से नहीं होता क्योंकि वहाँ पे टाइट जंक्शन होते हैं और कोई भी विलस नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में 1000 टाइम्स ज़्यादा सर्फेस एरिया होने की वजह से वहाँ पे बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। अभी देखते हैं कि एक एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कैसे है। तो पहला वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है एंटायरली बाय द डिफ्यूजन, और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा पानी वहाँ पे खींचा चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लॉ ऑफ ऑस्मोसिस फॉलो होने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे वाटर अपने आप खुद ब खुद चला जाएगा। ऑस्मोसिस मतलब वाटर इज़ मूविंग फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मैं डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं एक एक आयन को एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर आ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। 1 पोटेशियम, 3 सोडियम बाहर आता है, 2 पोटेशियम अंदर जाता है। ये पैरासेलुलर स्पेस में हो रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है। पहला क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम जो है वो सेल से, ये अपना सेल है, सेल से सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप के थ्रू बाहर आ रहा है पैरासेलुलर स्पेस में, ये अपना पैरासेलुलर स्पेस है। तो इससे क्या हो रहा है, अभी सोडियम यहाँ पे 3 आ रहा है, पोटेशियम 1 जा रहा है और पोटेशियम 2 जा रहा है। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो यहाँ से सोडियम यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम। तो कोई भी चीज़ लो टू हाई जाती है ना, तो यहाँ से सोडियम यहाँ आएगा सेल में। तो ये कैसे होता है, ये भी पंप के थ्रू होगा ना। तो पंप सोडियम अकेले नहीं आता, या तो वो सोडियम अमाइनो एसिड के साथ आएगा, और वो आएगा सोडियम ग्लूकोज के साथ, या फिर हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर के साथ। तो ऐसे सोडियम अंदर आता है। तो ये था सोडियम का एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ कि पहले सोडियम एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ, वो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप के पैरासेलुलर स्पेस में आया। पैरासेलुलर स्पेस में आने की वजह से सेल में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से सोडियम ल्यूमेन से सेल के अंदर आया थ्रू दी पम्प्स। कौन सा पंप, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, या फिर सोडियम हाइड्रोजन पंप एक्सचेंजर। तो ये था सोडियम का एब्जॉर्प्शन। कैसे हुआ, पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम क्या है।
इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको हर चीज़ का नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए कि सोडियम कितना 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अभी अपने इंटेस्टाइन से 20 to 30 ग्राम सोडियम सीक्रेट होता है और एक पर्सन 5 to 8 ग्राम पर डे सोडियम ईट करता है। तो मतलब इतना 20 मतलब 20 से 25 तो 25 to 35 सोडियम हमें एब्जॉर्ब करना होगा अगर हमें इसका लॉस बचाना। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन में पहला क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इन पैरासेलुलर स्पेस। पहला सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ पैरासेलुलर स्पेस में। अभी ये आपको देखना है कि सोडियम जो है वो बाहर आ रहा है, तो बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि सोडियम ज़्यादा बाहर आ रहा है, 3 बाहर आ रहा है, तो बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अभी यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से वो भी पैरासेलुलर स्पेस में आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कम करने के लिए। तो इसके साथ साथ क्लोराइड आयन भी आ रहा है, ये याद रखना है। तो ये क्लोराइड आयन का भी एब्जॉर्प्शन किसकी, सोडियम की वजह से ही हो रहा है। तो क्लोराइड आयन ऑल्सो ट्रैक बिकॉज बाहर बहुत पॉजिटिव हो गया था। देन इसकी वजह से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो जाता है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम होने की वजह से सोडियम जो है वो यहाँ से ल्यूमेन से अंदर मूव करता है। किसके थ्रू, 3 चैनल्स के थ्रू, सोडियम ग्लूकोज पंप के थ्रू, सोडियम अमाइनो एसिड पंप के थ्रू, या फिर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के थ्रू। ये था सोडियम का एब्जॉर्प्शन। याद रखना है आपको, सोडियम का एब्जॉर्प्शन में सिर्फ 4 स्टेप्स है। पहला क्या, सोडियम का एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ थ्रू द सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। इसकी वजह से सोडियम बाहर आया तो सोडियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पैरासेलुलर स्पेस में हो गई, सेल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो गई, जिसकी वजह से क्लोराइड भी बाहर आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कम करने के। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम हो गया तो ल्यूमेन से एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तो ल्यूमेन से सोडियम अंदर आया थ्रू दी पम्प, सोडियम अमाइनो एसिड पम्प, सोडियम ग्लूकोज पम्प, सोडियम हाइड्रोजन पम्प। ये था सोडियम का एब्जॉर्प्शन। देन अभी सोडियम जो है वो अभी मैंने बोला था कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, थ्रू जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे पानी जाएगा। तो इसकी वजह से सोडियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके साथ साथ पानी भी आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। अभी ये पानी जो है या तो ये सेल के बीच में से आएगा या तो ये सेल से आएगा, तो या तो पैरासेलुलरली या तो ट्रांससेलुलर। ये सेल के बीच में से भी आ सकता है और थ्रू द सेल भी आ सकता है। तो ये हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे, बाय ट्रांससेलुलर एंड पैरासेलुलर पाथवे। क्यों हुआ वाटर का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो गया था सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन पैरासेलुलर में बहुत ज़्यादा हो गया था और तो अंदर बहुत कम हो गया, तो बहुत बड़ा ग्रेडियंट क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से वाटर भी आ जाता है। ये 2 प्रोसेस से आता है, या तो थ्रू दी पैरासेलुलर, तो मैंने बताया टाइट जंक्शन के थ्रू, या तो ट्रांससेलुलर। अभी वाटर की ऑस्मोसिस के लिए एक हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्डोस्टेरॉन। ये अल्डोस्टेरॉन क्या होता है, ये अल्डोस्टेरॉन का हार्मोन का क्या रोल है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में, आपको बहुत बार आपने सुना होगा, किडनी में भी सुनोगे आप, हार्मोन्स में भी सुना होगा। तो ये अल्डोस्टेरॉन का फंक्शन ही एक ही है जो हर जगह आ जाता है। तो कभी भी पर्सन इज़ डिहाइड्रेटेड, कभी भी पर्सन की बॉडी में पानी की कमी होगी तो एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा। ये क्या करेगा, कहाँ से सीक्रेट होता है तो पता है आपको, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ये क्या करेगा, 1 to 3 आवर्स में सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा और ऐसे सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। क्या करेगा, पहले जब भी पर्सन डिहाइड्रेटेड होता है तो ये क्या करता है, इसको डिहाइड्रेट हो गया तो इसको पानी बॉडी में बढ़ाना है। तो ये कैसे बढ़ाएगा, क्या करेगा, ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा और सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। तो इसकी वजह से सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाहर हो गई, तो क्लोराइड भी आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कम कर, और क्लोराइड के साथ साथ वाटर भी आ गया ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो गया, तो जिसकी वजह से वाटर सेल में वापस आ गया। तो यही इसका मोटो था। अभी ये इफ़ेक्ट जो है वो कोलोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सोडियम और क्लोराइड का लॉस नहीं होने देता और वाटर का लॉस बहुत कम होने देता है कोलोन में। कोलोन से तो बाद में फीसेस में निकल ही जाएंगे ना, तो वो नहीं होने देता एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का ये मेन फंक्शन आपको याद रखना है कि कभी पर्सन डिहाइड्रेट होता तो ये सीक्रेट होके एंजाइम्स को, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से बहुत बड़ा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर भी खींचा चला आता है और क्लोराइड भी आ जाता है, जिसकी वजह से इनका लॉस प्रिवेंट हो जाता है। देन क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन, ये तो हमने बहुत बार देख लिया अभी।
तो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसा ही होता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन में क्या होता है, ग्रेडियंट मैटर करता है ना। तो क्या होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हो जाती है और अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोराइड क्या करता है, मूव्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और सोडियम को फॉलो करता है। ये अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में था। अभी इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये पंप के थ्रू एक्सचेंज होता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सचेंज के थ्रू। ये हो गया क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन। सोडियम का देख लिया हमने, वाटर का देख लिया, क्लोराइड का देख लिया। देन आते हैं बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन। तो बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि जैसे सोडियम बाहर जाता है, फिर यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने से ल्यूमेन से अंदर आता है थ्रू दिस 3 पम्प्स। तो ये जो पंप है इसमें सोडियम आ रहा है और एक हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके बना लेता है बाइकार्बोनिक एसिड, H2CO3 बना लेगा। अब ये H2CO3 ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। ये CO2 जो है वो निकल जाता है लंग्स के थ्रू और ये H2O कायम में ही रह जाता है। तो इस तरह इसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या हुआ, सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, H+ सीक्रेट होता है ल्यूमन में ऑफ द गट में। तो ये H+ क्या है, बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके कार्बनिक एसिड बनाता है। ये कार्बनिक एसिड टूट जाता है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये रिमेन्स इन द कायम। ये इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट। कहाँ पे, डिओडेनम में, जेजेडी। लेकिन इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में अपना जो विलाय होता है इसका, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सचेंजर आयन होते हैं जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है। देन ये मेन आयन्स थे। अभी अदर आयन कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो पहला कैल्शियम है, मैग्नीशियम और आयन का एब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ा होगा ब्लड फिजियोलॉजी में, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस। मैग्नीशियम जो है वो, उसका भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द इलियम और पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसा आपको पता होना चाहिए। अभी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कंट्रोल होता है मेनली ये 2 चीज़ों से, पैराथायरॉयड हार्मोन से, विटामिन डी। तो क्या होता है, 50% ऑफ द कैल्शियम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो क्या होता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन ये विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा। अब ये विटामिन डी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कैलबाइंडिंग। कैलबाइंडिंग क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अभी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, ये होता है डिओडेनम। तो ये था कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है, स्टमक में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है बिकॉज 1000 फोल्ड्स बढ़ जाता है। देन हमने पढ़ा कि किसका कैसे ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो पहले सोडियम का एब्जॉर्प्शन पढ़ा, वो पहले एक्टिवली बाहर आएगा सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप के थ्रू। देन उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर कम हो जाता है, अंदर कम होने की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से ल्यूमेन से सोडियम अंदर आता है। अकेले नहीं आता, अमाइनो एसिड पंप के थ्रू आता है, ग्लूकोज पंप के थ्रू आता है और हाइड्रोजन पंप के थ्रू आता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्लोराइड कैसे आता है, वाटर कैसे आया हुआ, तो वो वाटर पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर आता है क्योंकि सोडियम इधर ज़्यादा होने की वजह से बहुत बड़ा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन का रोल क्या है। एल्डोस्टेरोन जब भी पर्सन डिहाइड्रेट होता है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है जो कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। सोडियम के एब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली वाटर खींचा चला आता है, तो पेशेंट का डिहाइड्रेशन ठीक हो जाता है। ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है, कोलॉन में, क्योंकि कोलॉन में ये लॉस नहीं होने देता। देन हमने पढ़ा कि क्लोराइड कैसे एब्जॉर्ब होता है। सोडियम जो है वो एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा पैरासेलुलर में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कम करने के लिए सेल से फ्लूइड में आता है। देन हमने पढ़ा बाइकार्बोनेट आयन कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग पहले डिओडेनम और जेजुनम में तो ये क्या होता है, सोडियम अंदर आता है तो हाइड्रोजन एक्सचेंज होती है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से कंबाइन करके कार्बनिक एसिड बनाता है। कार्बनिक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू निकल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और वाटर जो है वो कायम में रह जाता है। फिर जेजुनम और इलियम में क्या होता है, इनके पास खुद का ये एक्सचेंजर होता है जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। देन हमने पढ़ा कि इसका मैग्नीशियम कैल्शियम का कैसे होता है। कैल्शियम जो है वो मेनली हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो विटामिन डी को स्टिमुलेट करेगा, विटामिन डी कैलबाइंडिन प्रोटीन बनाएगा, कैलबाइंडिन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। मैग्नीशियम एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है इलियम और पैसिवली स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एक और रह गया है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन।
ये ग्लूकोज ही बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सेम वही आपको फंडा याद रखना है कि सोडियम एक्टिवली पैरासेलुलर में जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ह्यूमन से सेल में आता है सोडियम थ्रू दी पम्प, सोडियम ग्लूकोज फॉर्म, इसके साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर आता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये था ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। तो बस इतना ही है चैप्टर में, बहुत ही इजी और छोटा चैप्टर है। आपको सिर्फ रीज़न को क्या कैसे एब्जॉर्ब होता है वो याद रखना है, और डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने बताया था उसके स्टेप्स याद रखना है कि किधर कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का डायग्राम ये देख लेते हैं कि पहले अपने स्टार्च का है वो माउथ में आया, माउथ में अल्फा माइलेज पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माइटोस और ग्लूकोज, ये माउथ में हो गया। देन वो जाएगा स्टमक में, स्टमक में 1 घंटे तक क्या होता है, ये एंजाइम काम करते रहता है और 40% ऑफ स्टार्च कन्वर्ट होता है माइटोस और ग्लूकोज। लेकिन जैसे GIT सिक्रीशंस होता है स्टमक से, pH चेंज होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ से वो जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में पहले पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक अमाइलेज निकलेगा और सेम काम करता है, ये बचे हुए सारे स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज पॉलीमर में डिओडेनम में जाने से पहले। फिर इसके बाद हमने देखा था कि अपना इंटेस्टाइन है, वहाँ से 4 एंजाइम निकलते हैं वेलाई से, लैक्टेज, सुक्रेज, मेल्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रेज। ये सारे डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट। अब ये मोनोसैकेराइड सॉल्यूबल है तो ये जाके पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे।